हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाषा एवं चिंतन के बारे में, जो कि एक सीडीपी का टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टीचिंग एग्जाम में आपका एक 3 से 4 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो सके। अगर आप भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट आपका 31 जनवरी 2021 को होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आपका इस टॉपिक से, जो कि लैंग्वेज एवं थिंकिंग यानी कि भाषा एवं चिंतन से संबंधित है, उससे जो 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो आपके लिए कंफर्म हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस हर एक टॉपिक से हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और जो कि टीचिंग एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग हर एग्जाम में 60 से 70% प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना शब्द भंडार हो जाता है? तो ये 100 शब्द भंडार हो जाता है दूसरे वर्ष तक। और 2.5 वर्ष तक लगभग 500 शब्द हो जाता है और 3 वर्ष तक लगभग 1000 शब्द भंडार हो जाता है बच्चों के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या फिर संवेगात्मक विकास का? तो ये अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में? तो चुनौती के रूप में कभी नहीं देखा जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में? तो जटिल अनुभव के रूप में भी कभी नहीं देखा जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में? तो बाधा भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए बच्चों के लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं, उस चरण को सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहले आएगा आपका पूर्व परिक्रमण। कोई भी अगर आपका सूचना को क्रम में लगाएंगे तो पहले पूर्व परिक्रमण आएगा, दूसरा आ जाएगा श्रेणी क्रम, उसके बाद तीसरा आ जाएगा प्रतिक्रिया चयन और चौथा नंबर में आ जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, जो कि आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्वनिम कहा जाता है भाषा के सबसे छोटी इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने को कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, कौन सा तरीका गलत हो सकता है? तो बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना या उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो आप बच्चों के भाषा के प्रयोग को अमान्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 का बी नंबर आंसर हो गया। 7 नंबर में थ, फ, च ध्वनियाँ है। कौन सी ध्वनि है? तो स्वनिम है, जो हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं। ये भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहा जाता है और सबसे छोटी इकाई कौन है? थ, फ, च, क, ख, ग, ये सब जो है सबसे छोटी इकाई है, तो इसे स्वनिम कहा जाएगा, जो कि ये भी आपका 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में? तो चुनौती नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन के एक जटिल अनुभव के रूप में? तो जटिल अनुभव भी नहीं होगा। बाधा के रूप में? तो बाधा भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा से, या फिर प्ले वे विद्यालय को, या घर को, या फिर ये सभी को? तो ये घर को माना जाएगा। भाषा शिक्षण जो है जन्म से ही बच्चों के अंदर विकसित होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए घर को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा को संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किसका एक उदाहरण है?
निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, या उच्च स्तरीय अभिसारी, या उच्च स्तरीय अपसारी। तो ये उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन जो कि 2012 में पूछा जा चुका है, इसका आंसर है। और अगर आप अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर आगमन विधि, निगमन विधि के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इससे पहले के वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी डिस्कस किए हैं, तो वीडियो जाकर आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय किसका उदाहरण है? तो ये प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो बच्चों को आप निर्देश नहीं दे सकते हैं, उसमें बच्चों को लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, ये भी निर्देश हो गया। अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये आप कह सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में, तो वो बच्चा खुद समझ सकता है। या ये नहीं बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं कहना है। तो अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये आप कह सकते हैं, जो कि सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आएंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होने की संभावना सबसे कम है? तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यह चॉम्स्की द्वारा बोला गया है। भाषा विचार पर प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां होती हैं, ये वाइगोट्स्की द्वारा बोला गया है, ये भी सही है। वाइगोट्स्की बोले थे कि 1.5 साल तक बच्चों में जो है भाषा एवं विचार अलग अलग होता है, लेकिन 1.5 साल के बाद जो है दोनों एक साथ मिल जाता है, तो ये वाइगोट्स्की द्वारा बोला गया। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे द्वारा बोला गया, ये भी सही है। पियाजे द्वारा बोला गया कि विचार पहले आता है, विचार बच्चे के अंदर मौजूद होता है, भाषा जो है समाज में आने के बाद में सीखता है, मतलब कि पहले विचार बाद में भाषा। तो ये पियाजे से संबंधित है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर, तो ये नहीं होगा, ये सबसे कम संभावना इसकी है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ध्वनि संबंधी जागरूक जो है निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, ये आपका ध्वनि संबंधी क्षमता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे, सृजनात्मक मुख्यतः रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किए थे, अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन में क्या आ जाएगा? तो अपसारी चिंतन में 2 चीज़ आता है, एक क्रिएटिविटी और दूसरा इमेजिनेशन, और अभिसारी चिंतन में आ जाएगा लॉजिक और दूसरा इंटेलिजेंस। उसके अलावा भी और आता है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सृजनात्मक किस में आ जाएगा? तो अपसारी चिंतन में आ जाएगा, जो कि 2012 में पूछा जा चुका है। आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ठीक है, मतलब चारों दिशा में सोचना अपसारी चिंतन, और एक ही दिशा में सोचना वो अभिसारी चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मैडम चाय खाती है, वाक्य क्या है? तो ये वाक्य सही है और अर्थ गलत है, ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, तो वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 18 का ए नंबर, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, वे जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, तो बच्चों जो है वयस्क के भांति उसका चिंतन नहीं होगा, ठीक है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये भी नहीं होगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो ये डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, मतलब बहुत तरह का भाषा लैंग्वेज बोला जाता है। इस संदर्भ में कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर में पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में कौन सा कथन जो है उपयुक्त माना जाएगा?
तो विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया 21 का बी नंबर। प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों को और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय किससे अधिक है? तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होता है बच्चों का वो सामाजिकीकृत से के बजाय अह केंद्रित होता है। मतलब समाज से जो जितना बात करता है वो घुल मिल कर रहेगा। उससे ज़्यादा जो है मध्य बाल्यावस्था में बच्चे अपने आप अपने से कुछ बोलते रहते हैं, अपने अंदर ही कुछ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकीकृत के बजाय जो है अह केंद्रित अधिक है। क्वेश्चन नंबर 23, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो बच्चों के मानकीकृत आकलन, तो मानकीकृत आकलन नहीं होता है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो ये आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, जो कि सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीडीपी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और थ्योरी को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, या बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वे समस्याओं को हल करती है, या मानकीकृत भी नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण देना। तो आपका बी आंसर हो गया कि बच्चों को उस वक्त अवलोकन करना, विशेष रूप से जब वह समस्या को हल करता हो, क्योंकि जब समस्या को हल करेगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है, तब उसका आप निदान निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।